वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोर्फोजेनेसिस एंड फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग। सो लेट्स स्टार्ट। मोर्फोजेनेसिस इज द प्रोसेस लीडिंग टू एंड डिटरमाइनिंग द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स। मतलब मोर्फोजेनेसिस, नाम को ही तोड़ने की कोशिश करो। मोर्फो का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और जेनेसिस मतलब प्रोसेस। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस लगता है उसी प्रोसेस को मोर्फोजेनेसिस बोलते हैं। In broad sense, differentiation and morphogenesis would mean same thing and can be used interchangeable. Differentiation हमने पढ़ा था, क्या होता है differentiation? Qualitative change that lead to increased specialization. एक सिंपल सेल होता है, वो मैच्योर करता है कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए। वो सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है, उसके अंदर डिवीजन्स होती हैं और वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। इसी प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं ना। तो डिफ्रेंशिएशन और मोर्फोजेनेसिस दोनों सेम ही प्रोसेस हैं। इसके अंदर सेल स्पेशलाइज हो रहा है, उसके एक्सटर्नल इंटरनल दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मॉडिफाई हो रहे हैं। मोर्फोजेनेसिस में भी तो यही होता है ना कि हम किसी भी ऑर्गन का पार्ट का स्ट्रक्चर या फॉर्म डिटरमाइन करते हैं। तो इन दोनों को हम इंटरचेंजेबल हैं और सेम कह सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि कोई भी सीड है, पहले एक सीड जो है उसको अपनी पूरी फ्लावरिंग तक, डाई होने तक कुछ ऐसे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहले एक सीड है, सीड जर्मिनेट होगा, उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, वो फ्लावरिंग शो करेगा, फ्लावर्स के बाद फ्रूट होंगे उसके अंदर, और फाइनली क्या होगा? वो मर जाएगा, सीनेसेंस का स्टेज आ जाएगा। अब इसकी लाइफ साइकिल में जो सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं ना, वो हॉर्मोन्स के साथ रेगुलेटेड होते हैं। अगर जो उसे सेल को हॉर्मोन्स चाहिए वो अवेलेबल है तो उसकी ग्रोथ ट्रिगर हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो हॉर्मोन्स अवेलेबल नहीं है तो वो डोरमेंसी के स्टेज में चला जाएगा, उसके फंक्शंस जो हैं वो स्लो हो जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं किसी भी सीड की लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या फेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव डेवलपमेंट, फिर फ्लावरिंग और फिर सीनेसेंस। वेजिटेटिव डेवलपमेंट मतलब एक सीड है, सबसे पहले क्या करेगा? जर्मिनेट होगा। जर्मिनेशन का मतलब ही क्या होता है कि एक एम्ब्रियो, एक सीड में से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। सीड जब वो प्लांट से अलग हुआ, वो डोरमेंट स्टेज के अंदर ही है। अगर वो अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता तो वहीं पे ग्रो हो जाता, लेकिन हॉर्मोन्स के वजह से वो एम्ब्रियो जो है, वो सीड जो है, वो अभी डोरमेंट स्टेज में है। जैसे ही वो बाहर हुआ, उसके अंदर वेजिटेटिव डेवलपमेंट होगी, वो सीड जो है वो जर्मिनेट करेगा, उसके अंदर से एम्ब्रियो अराइज होगा। जब ड्राई सीड्स को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में या फिर वाटर के रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाएगी तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो वाटर इम्बाइब कर जाएगा सीड के अंदर। अब वाटर सीड के अंदर चला गया तो क्या होगा कि सीड का एक पोर्शन जो है, सीड कोट से एक एम्ब्रियो जो है वो बाहर निकलेगा। वो रेडिकल या प्लेम्यूल किसी भी पार्ट का हो सकता है। तो एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ से समझो, ये एक सीड कोट है, ठीक है, इसके अंदर एम्ब्रियो है। इसके अंदर जैसे ही वाटर इम्बाइब करेगा तो यहाँ से कुछ भी सीड, इसका एक पार्ट या तो रेडिकल या प्लीम्यूल, कोई भी एक पार्ट जो है वो सीड कोट ब्रेक करके आउटसाइड इन्वायरमेंट में एमर्ज करेगा। इसे ही एमर्जेंस कहते हैं। एमर्जेंस इज द अपीयरेंस ऑफ रूट और शूट फ्रॉम सीड। नाउ ऑल दिस आर द प्रोसेसेस विच ऑकर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के बारे में हमें पता ही है। एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर जो फूड है वो एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के अंदर कोटिलिडन में स्टोर होता है। ये सभी जो प्रोसेसेस यहाँ पर शो किए गए हैं, ये मोनोकोट प्लांट में बार्ले के अंदर ये सीड जर्मिनेशन शो किया गया है। जैसे कि गिबरलिन्स है, एम्ब्रियो में प्रोड्यूस हो रहा है। क्या काम है इसका? जैसे वाटर एम्बाइब कर गया है सीड के अंदर, तो एम्ब्रियो है उसके अंदर गिबरलिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद वो एल्यूरोन लेयर्स की फॉर्मेशन करेगा एम्ब्रियो के बाहर। इंड्यूस सिंथेसिस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसकी नरिशमेंट के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेगा। अमाइलेज एंजाइम जो है वो क्या काम कर रहा है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा, और प्रोटीएसिस जो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ था वो प्रोटीन पर एक्ट करके अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ से जो शुगर और अमीनो एसिड बना है वो फिर कोलियोप्टाइल की टिप तक जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर कोलियोप्टाइल की टिप तक जाएगा। कोलियोप्टाइल की टिप तक जा रहा तो वो सेल वो जो है वो वीक हो जाएगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सेल इलोंगेट हो जाएगा और सीडलिंग की ग्रोथ हो जाएगी। एब्सिसिक एसिड जो है वो एक डोरमेंसी इंड्यूसिंग हार्मोन है। उसका क्या काम है? एब्सिसिक एसिड जो है वो डोरमेंसी को इंड्यूस करता है और सीड को जर्मिनेट होने से बचाता है। अब जैसे कि मैंने कहा था ना कि अगर सीड पेड़ के ऊपर लगे लगे ही जर्मिनेट हो गया तो उसके अंदर दूसरा प्लांट कैसे ग्रो होगा? तो एब्सिसिक एसिड जो है वो डोरमेंसी को इंड्यूस करता है और जर्मिनेशन को प्रिवेंट करता है। When the young cotton embryos are taken out from seeds, they continue to grow in culture without showing any dormancy.
जब यंग कॉटन एम्ब्रियोज जो हैं वो सीड से अलग किए जाते हैं तो वो अपने आप ग्रो करने लगते हैं, उनके अंदर फिर डोरमेंसी की स्टेज नहीं आती है। जो ये इनहिबिशन का प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस का, एब्सिसिक एसिड जो इनहिबिट कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए। समझ रहे हो ना, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट प्लांट से अलग होने से पहले ही सीड जर्मिनेट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए एब्सिसिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। नाउ डोरमेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स। अब सीड जर्मिनेट हो चुका है, एक प्लांट की फॉर्मेशन होने वाली है, तो उसके अंदर कुछ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। कैसे? जैसे राइजोम्स हो गए, रनर्स, स्टोलोन, सकर्स, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे उसके अंदर। गिबरलिन्स हमें पता है कि ग्रोथ को प्रमोट करता है और एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और ये दोनों हार्मोन्स ही प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा? फ्लावरिंग का। अब ये जो यहाँ से वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से फ्लावरिंग तक की जो स्टेजेस है, इसमें सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्लांट डेवलप भी हो रहा है, मोर्फोजेनेटिकली भी वो चेंज हो रहा है। तो ये सारा जो है ये हार्मोन्स से रेगुलेटेड प्रोसेस होगा, और ये स्टेजेस जो हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे लाइट और टेम्परेचर। फ्लावरिंग के बाद स्टेज आएगी सीनेसेंस। सीनेसेंस का हमें पता है कि डाई वाली स्टेज है, प्लांट मर जाता है। अब सीड जर्मिनेशन के बाद उसका डेवलपमेंट हो चुका है, प्लांट जो है वो ग्रो कर चुका है, फ्लावर्स आ चुके हैं उसके अंदर, अब वो सीनेसेंस की स्टेज के अंदर हो जाएगा और फाइनली मर जाएगा। सीनेसेंस इज द पीरियड ऑफ डिटोरिएशन विच ऑकर्स बिकॉज देयर इज अ कॉन्स्टेंट डिक्रीज इन वायबिलिटी एंड इंक्रीज इन वल्नरेबिलिटी। प्लांट के पास अब उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो चुकी है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कम हो चुके हैं, उसके अंदर जो इंटरनल फैक्टर्स थे वो कम हो चुके हैं। अब प्लांट का रेस्पिरेशन रेट कम हो चुका है, उसके अंदर एटीपी की सिंथेसिस रिड्यूस हो चुके हैं, तो प्लांट फाइनली क्या होगा? मर जाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ हार्मोन्स या फिर न्यूट्रिएंट सप्लाई, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों फैक्टर्स की वजह से। नेक्स्ट प्रोसेस विल बी टिश्यू कल्चर. It has greatly helped to study the functioning of plant system, regulation and differentiation of growth in a better way. Next is biological clocks. हम जानते हैं एनिमल्स जो है वो एक रिदमिसिटी शो करते हैं अपने बिहेवियर में, उसी तरह प्लांट्स को भी देखा गया कि वो रिदमिक प्रोसेसेस शो करते हैं जब एक्सटर्नल फैक्टर्स डिस्टर्ब करने के लिए ना हो, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स की एब्सेंस में वो रिदमिक एक्शंस शो करते हैं। इसी प्रोसेस को एंडोजीनियस राइम्स भी बोलते हैं। एंडोजीनियस मतलब इंटरनल से जो राइम्स होते हैं, तो वो भी एक पीरियोडिसिटी शो करते हैं अपने डेवलपमेंटल इवेंट्स में। नेक्स्ट इज मोर्फोजेनेटिक पिगमेंट्स. मोर्फोजेनेटिक पिगमेंट्स वी नो 2 टाइप्स के होते हैं, फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम. फाइटोक्रोम ऐसा पिगमेंट जो कि फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है शॉर्ट डे प्लांट्स में और स्टिमुलेट करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में। मतलब जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं विंटर के, उनके अंदर तो ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है फाइटोक्रोम, और जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं उनके अंदर ये फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करता है। लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर स्टिमुलेट करता है और शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर इनहिबिट करता है। फाइटोक्रोम इज बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवार्ड्स लाइट. मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को छोड़कर जो प्लांट का रिस्पॉन्स है लाइट की तरफ, उसे हम फाइटोक्रोम बोलते हैं। अब प्लांट जो है वो किस तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं, जैसे कि फाइटोक्रोम की प्रेजेंस में इलोंगेशन, हाइपोकटाइल हुक अनफोल्डिंग, सेक्स एक्सप्रेशन, बड डोरमेंसी, रूट डेवलपमेंट, राइजोम फॉर्मेशन, तो ये सभी जो है वो प्रोसेसेस हैं जो प्लांट शो करते हैं अगर उन्हें लाइट दी जाए। अब लाइट में भी 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, PR और PFR. PR पिगमेंट्स रेड लाइट के लिए और PFR फार रेड लाइट के लिए. PR पिगमेंट जो है वो 660 नैनोमीटर का होता है। PR पिगमेंट जो है वो 660 नैनोमीटर की लाइट उसको चाहिए, और PFR पिगमेंट को 730 नैनोमीटर. PR जो है वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके PFR में कन्वर्ट हो जाता है, और PFR जो है वो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके PR पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है. नाइट के टाइम पर PFR जो है वो स्लोली PR में कन्वर्ट होता है व्हेन देयर इज़ डार्क, और ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है. PFR जो है वो एक्टिव फॉर्म है. PFR पिगमेंट जो है वो एक्टिव फॉर्म है और PR पिगमेंट जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है. PFR जो है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इंड्यूस करने के कैपेबल है, जबकि PR में जो प्लांट की ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है. अब प्रॉपर्टीज़ क्या है फाइटोक्रोम की? सबसे पहली बात तो यही है कि जो 2 साइंटिस्ट थे, बोर्थविक और हेनड्रिक, उन्होंने ही बताया था सीड जर्मिनेशन के बारे में और फ्लावरिंग के बारे में. उन्होंने कहा कि 2 फाइटोक्रोम्स की फॉर्म है जो कि इंटर कन्वर्टिबल है. PR और PFR इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में चेंज हो जाती है, और यही
फ्लावरिंग के लिए या जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ प्रॉपर्टीज़। फाइटोक्रोम की दो फॉर्म्स होती हैं, PR रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म और PFR फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग फॉर्म। फोटोकेमिकली इंटरकन्वर्टिबल है। PR को PFR में कन्वर्ट किया जा सकता है रेड लाइट एब्जॉर्ब करके, PFR को कन्वर्ट किया जा सकता है PR में फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करके, और PFR जो है वो नाइट में यानी कि डार्क में स्लोली अपने आप PR में कन्वर्ट हो जाती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइटोक्रोम। डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर हमें पता है फाइटोक्रोम जो है वो एक प्रोटीन है विद क्रोमेटोफोर प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये क्रोमेटोफोर का स्ट्रक्चर है। क्रोमेटोफोर जो है वो फाइटोक्रोम पे एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप अवेलेबल होता है। फाइटोक्रोम जो है वो एक प्रोटीन है, इसके अंदर अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं जो कि पेप्टाइड लिंकेज से कनेक्टेड होती हैं। अमीनो एसिड की चेन्स होती हैं। नेक्स्ट इज क्रिप्टोक्रोम। क्रिप्टोक्रोम फर्स्ट प्रोटीन है करेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर आइसोलेटेड बाय अरेबिडोप्सिस इन 1993। क्रिप्टोक्रोम जो है वो ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर से बहुत रिजेंबल करता है। प्लांट के अंदर नोटिस किया गया कि वो ब्लू और UVA लाइट के लिए भी अपने रिस्पॉन्सेज शो करते हैं, जैसे फोटोट्रोपिज्म या हाइपोकोटाइल इलोंगेशन। क्रिप्टोक्रोम जो है वो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, कार्टिनोइड्स और फ्लेविन कंपाउंड्स। फ्लेविन कंपाउंड्स में मोस्ट कॉमनली राइबोफ्लेविन, और इसके भी दो डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN और FAD। फ्लेविन्स जो हैं वो फ्री या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाते हैं, प्रोटीन के साथ लिंक हुए। अब फ्लेविन प्रोटीन के साथ लिंक है इसीलिए इसे फ्लेवोप्रोटीन भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा सर्च के बाद ये पाया गया कि जो अरेबिडोप्सिस की HY4 जीन है वो ब्लू फोटो रिसेप्टर के लिए एनकोड करती है और हाइपोकोटाइल की इलोंगेशन को इनहिबिट करती है, और यहीं से क्रिप्टोक्रोम की डिस्कवरी हुई। क्रिप्टोक्रोम CRY1 जीन के नाम से इसे नाम दिया गया, CRY1 दैट इज़ क्रिप्टोक्रोम 1। HY4 अरेबिडोप्सिस HY4 जीन से जो प्रोडक्ट मिला उसका वो एक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन था और उसका मास था 75K डाल्टन। CRY1 की जो सीक्वेंस थी वो रिजेंबल करती थी एक एंजाइम फोटोलाइएज से वो रिजेंबल करती थी। फोटोलाइएज जो है वो एक ब्लू लाइट का यूज़ करता है ताकि जो माइक्रोबियल DNA डैमेज हो गया है UV लाइट की वजह से उसे रिपेयर करा जा सके। तो ये देखा गया कि CRY1 जो है वो फोटोलाइएज से बहुत रिजेंबल करता है, और CRY1 की जो है वो डिस्कवरी कहाँ से हुई, HY4 जीन से डिस्कवरी हुई। इसके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट्स इंक्लूडेड हैं, कार्टिनोइड्स और फ्लेविन्स। तो ये था क्रिप्टोक्रोम के बारे में। नेक्स्ट इज़ फोटोमॉर्फोजेनेसिस। Photomorphogenesis, the control which may be exerted by light over growth, development and differentiation of plant independent of photosynthesis is called photomorphogenesis. प्लांट का ऐसा कंट्रोल लाइट की वजह से प्लांट के अंदर जो जो लाइफ साइकिल के प्रोसेसेस हो रहे हैं जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, इन सब को फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोसिंथेसिस को छोड़कर लाइट की वजह से प्लांट के प्रोसेसेस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है उसे फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। इसे ऐसे याद करेंगे हम, फोटो का मतलब क्या होता है लाइट, और मॉर्फोजेनेसिस उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स का बनना। तो लाइट की वजह से उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बनने में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसे हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, एक्सक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जोड़कर जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब की फॉर्मेशन को। Central theme in plant development, ability of a plant to maximize photosynthetic output. प्लांट्स अगर डार्कनेस में ग्रो होंगे मतलब कंप्लीट डार्कनेस में या पार्शियल डार्कनेस में, यानी कि लाइट का कोई भी सोर्स नहीं है, लाइट की एब्सेंस में, तो इटियोलेशन के अंडर गो कर जाएंगे। इटियोलेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जो कि पार्शियल या कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट में ग्रो करते हैं। इटियोलेशन की वजह से प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, पेल, इलोंगेटेड, लीव्स भी छोटी सी येलो कलर की हो जाएंगी। अब जैसे ही प्लांट्स को लाइट मिलेगी तो वो प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, स्टर्डी ग्रीन और शॉर्ट इंटरनोड्स वाले हो जाएंगे। अब प्लांट्स के ऊपर भी दो तरह की लाइट रिएक्शंस चलती हैं, एक जो कि हाई एनर्जी रिएक्शंस होती हैं और एक होती है लो एनर्जी रिएक्शंस। हाई एनर्जी रिएक्शंस कैसे होंगी, हाई इंटेंसिटी की लाइट जब दी जाएगी, और लो एनर्जी रिएक्शंस कैसे होंगी, जब लो एनर्जी की लाइट दी जाएगी।
लो इंटेंसिटी की लाइट दी जाएगी। अब जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं प्लांट्स के अंदर वो 3 फोटो रिसेप्टर्स से कंट्रोल्ड होते हैं। 3 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो प्लांट के अंदर के सारे फोटोमॉर्फोजेनिक रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करते हैं। फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम जिनके बारे में हमने अभी पढ़ लिया, और फोटोट्रोपिन जो है वो प्लांट में डिफरेंशियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइटोक्रोम हमने पढ़ा कि ये रेड और फार रेड लाइट के लिए एब्जॉर्प्शन शो करता है। क्रिप्टोक्रोम सीडलिंग डेवलपमेंट और फ्लावरिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पहला प्रोटीन है जो कि ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर से आइसोलेट किया गया था। क्रिप्टोक्रोम और फाइटोक्रोम ये दोनों हमने पढ़ लिए। फोटोट्रोपिन हमने अब पढ़ लिया कि डिफरेंशियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन जो हैं ये दोनों ब्लू और UVA लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। और वैसे तो ये तीनों ही क्रोमोप्रोटीन्स हैं। क्रोमोप्रोटीन्स यानी कि एक क्रोमोफोर और एक प्रोटीन, इन 2 ग्रुप्स का बना हुआ एक मॉलिक्यूल, क्रोमोफोर और प्रोटीन का बना हुआ क्रोमोप्रोटीन। तो ये तीनों ही क्रोमोप्रोटीन्स हैं, तीनों ही फोटो रिसेप्टर्स जो है वो क्रोमोप्रोटीन्स हैं। फाइटोक्रोम और फोटोट्रोपिन इन दोनों का एक हाइब्रिड रिसेंटली आइसोलेट किया गया फर्न से, एडिएंटम कैपिलस वेनरिस। ये फोटो रिसेप्टर जो है जो इन दोनों के हाइब्रिड से बनाया गया है, इसके अंदर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ है, फाइटोक्रोम की भी और फोटोट्रोपिन की भी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और फोटोट्रोपिन ये 3 फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये तीनों क्रोमोप्रोटीन्स हैं जो कि प्लांट की मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।